स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को करेंगे, जिसको कि अगर आप सीरियसली तैयार कर लेते हो तो आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए 5 मार्क्स बिल्कुल सेफ स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो डेरिवेशन में आप देख लीजिए, डेरिवेशन हम लोग करने क्या वाले हैं। वैद्युत द्विध्रुवीकरण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए आपका एक निरक्षीय स्थिति में पूछा जाता है, एक अच्छी स्थिति में पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग निरक्षीय स्थिति वाला देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन से यानी कि इस हेडिंग से ही समझ में आ रही है, वैद्युत द्विध्रुवीकरण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक द्विध्रुव बना लेंगे। द्विध्रुव का मतलब क्या, जिसके दो सिरे हों। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक पोल ये हो गया और एक पोल ये हो गया आपका। एक पर हमने क्या कर दिया, एक पर माइनस क्यू आवेश दे दिया और एक पर प्लस क्यू आवेश दे दिया। ठीक, और इसको हमने क्या किया, ऐसे मिला दिया। ठीक, एक सिरे पर हमारे पास प्लस क्यू आवेश है और एक सिरे पर हमारे पास माइनस क्यू आवेश है। ठीक, अब इस द्विध्रुव के एकदम सेंटर में यानी कि एकदम बीचों बीच हम एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, जिसको हमने ओ से दिखा दिया, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, देखो फिगर इसका समझ जाओगे तो डेरिवेशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसका जो भी है इसका मतलब डायग्राम में ही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। हमने एक डाइपोल बनाने के लिए क्या किया, डाइपोल का मतलब वो जिसके दो सिरे हों। जैसे ये पेन क्या है, ये एक डाइपोल है। डाइपोल का मतलब द्विध्रुव है, जिसके दो सिरे हों। द्विध्रुव मतलब दो जिसके सिरे हों, उसको हम लोग द्विध्रुव कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, एक प्लस क्यू आवेश रख दिया, यहाँ पर एक माइनस क्यू आवेश रख दिया, सेम उसी तरीके से बनाया हुआ है। और पेन के बीचों बीच एकदम ऑब्जेक्ट रख दिया कोई। ठीक, पेन के एकदम सेंटर पे हमने क्या किया, कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। अब प्लस क्यू आवेश से ऑब्जेक्ट की दूरी हमने एल मान ली, तो हमने माइनस क्यू आवेश से ऑब्जेक्ट तक की दूरी क्या मान ली, एल मान ली, और ऑब्जेक्ट से प्लस क्यू तक की दूरी को भी एल मान लिया। ठीक, अब जब ये भी इतना भी एल है, ये भी एल, मतलब ये भी एल है और ये भी एल है, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, पूरे जो रॉड की लंबाई है वो कितनी आएगी, 2l आएगी। पूरे द्विध्रुव की लंबाई कितनी आ गई, 2l आ गई। देखो स्टेप बाय स्टेप समझना, फिर इसको नोट करना। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है निरक्षीय स्थिति में, जब हमसे बोला जाएगा अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना, यानी कि हम इस जो द्विध्रुव है इससे एक्स एक्सिस पे ही क्या करेंगे, इस द्विध्रुव से कुछ दूरी पर एक्स एक्सिस पर हम लोग क्या करेंगे, एक बिंदु लेंगे, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। लेकिन हमसे बोला गया निरक्षीय स्थिति में, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसके ठीक ऊपर हमने क्या किया, एक बिंदु लिया जिसको हमने P मान लिया। P से पॉइंट हो गया हमारे पास। अब इस एक बार हमें क्या करना है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। एक बार माइनस देखो, एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, एक बार प्लस क्यू इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हमने क्या किया, इसको डॉटेड लाइन से मिला दिया, जिससे कि खूबसूरत दिखे। देखो ध्यान से समझना, अब इसको मैंने डॉटेड लाइन से दिखा दिया। एक बार हमें प्लस क्यू आवेश के कारण निकालना है, एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण निकालना है। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये क्या है, इसी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि ई से हमारा क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होंगे, दो डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। एक तो इधर होगा जो कि होगा हमारे पास E2, इसको हम लोग E1 या फिर E2 मान लेते, E2 चलो मान लेते, E2 cos थीटा, और इस वाले को हमने E1 मान लिया। ठीक है, इसको हमने लिख दिया E1 cos थीटा। ठीक, ध्यान से समझ लो डायग्राम को। अगर आप डायग्राम को समझ जाते हो तो आप इजीली सारा मतलब जितना भी पॉइंट है इसका सब कुछ समझ जाओगे। ठीक है, और यहाँ पे याद रहे, इस ऑब्जेक्ट से इस बिंदु P तक की जो दूरी है इसको हमने R मान लिया। ठीक है, ये कितनी है, ये R दूरी पर बिंदु P है, जिस पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखो इस सिरे को हम लोग नाम देते हैं A सिरा और इस वाले सिरे को हम लोग B सिरा नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हम लोग करने क्या वाले हैं, अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बिल्कुल 9th में आप पढ़ के आए हो ना, 8 में 9th में 10th में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेल पी ए ओ में, कैसे, त्रिभुज PAO में, PAO हमारे पास ये देखो, हमारे पास क्या दे रखा है, ये हमारे पास लंब दे रखा है, और हमारे पास क्या दे रखा है, और ये हमारे पास आधार दे रखा है। देखो लंब की वैल्यू है R, आधार की वैल्यू है L, लेकिन कर्ण हमारे पास नहीं दे रखा है। तो क्या होता है, हम लोग किस पे लगा रहे हैं, PAO पर। इसका कर्ण निकाल लेंगे तो ये त्रिभुज आपस में बराबर है, तो जो कर्ण इसका आएगा, जो ये कर्ण आएगा वही इसका भी आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, कर्ण का स्क्वायर, हमें पता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर। ध्यान से समझ लो, बहुत ही ईजी सा डेरिवेशन है, एक बार प्रैक्टिस कर लेना खुद से आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे कड़ क्या है, कड़ यही है आपका, कड़ यही है, तो यानी कि कड़ हमारे पास क्या है पी ए, तो यहाँ से हमने पी ए का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, इक्वल टू लंब, लंब की बात करेंगे, देखो लंब है हमारे पास पी ओ, तो यहाँ पे हमने किया पी ओ का स्क्वायर प्लस आधार, आधार हमारे पास क्या है ए ओ, ठीक है, तो ए ओ का स्क्वायर कर दिया। अब पी ए का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से देखो हम पी ए की वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी कि कड़ की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो पी ओ की वैल्यू क्या है, पी ओ की वैल्यू है आर, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ से हमारे पास ए ओ की वैल्यू क्या है एल, एल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास पी ए की जो वैल्यू आएगी अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास कड़ की वैल्यू आ गई, किसके लिए, इसके लिए भी यही होगी और इसके लिए भी यही होगी, तो यहाँ पर अंडर रूट में हम लोग लिख लेंगे। देखो फिगर थोड़ा सा बड़ा बना लेना, यहाँ पर मुझसे गलती से छोटा बन गया, तो आप थोड़ा बड़ा बनाओगे तो ज़्यादा सफाई से होगा। तो हमारे पास कड़ की वैल्यू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ गई, और यहाँ पर भी वही होगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। तो हमने कड़ की वैल्यू भी निकाल ली, आधार की वैल्यू, और हमारे पास लंब की वैल्यू दे रखी थी, हमने कड़ की वैल्यू किससे, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल ली। अब हम लोग करने क्या वाले हैं, अब हम लोग एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ, प्लस क्यू आवेश, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग इसको हम लोग दिखा देते हैं E1 से, हम लोग प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिखा रहे हैं उसको हम लोग E1 से दिखा दे रहे हैं। जब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे उसको हम लोग E2 से दिखा देंगे। तो क्या होता है, किसी बिंदु का आवेश के कारण मतलब किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होता है, दूरी होती है, कहाँ से कहाँ तक की दूरी होती है, उस बिंदु से आवेश तक की दूरी। देखो इस बिंदु से आवेश तक की दूरी कितनी है, तो देखो इस बिंदु से प्लस क्यू आवेश तक की दूरी कितनी है, इस बिंदु से प्लस क्यू आवेश तक की दूरी है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास आ गया, किसके लिए, ये हमारे पास आ गया प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब सेम इसी तरीके से स्टेटमेंट आप ये भी लिख लेना, माइनस क्यू आवेश के कारण, पूरा स्टेटमेंट आप लिख देना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना लिख लेना, जिसको हम लोग E2 से दिखा देते हैं। E2 इक्वल टू लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो सेम रहेगा। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे Q अपॉन, तो यहाँ से हमारे पास देखो, अब यहाँ से माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, वही जो ये होगी वही दूरी ये भी होगी। तो यहाँ से देखो हमारे पास माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी है रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो लिख देंगे रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके लिए आ गया, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, ठीक है। अब हम लोग इसका नेट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए लिख देंगे E1 कॉस थीटा। कॉस थीटा कहाँ से आ गया, यहाँ पर देखोगे आप, ये जो आपका ये देखो बीच में नेट है आपका कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये देखो मैंने आपको बताया ना दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक E1 कॉस थीटा आएगा, एक E2 कॉस थीटा आएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख दिया E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लोग रख देंगे E1 की वैल्यू हमने निकाल रखी है, E2 की वैल्यू निकाल रखी है, रख देते हैं। तो E इक्वल टू E1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉस थीटा। ये तो हमने E1 कॉस थीटा की वैल्यू रख दी, प्लस E2 कॉस थीटा भी वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से हम लोग लिख देंगे Q अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया और कॉस थीटा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम लोग क्या कॉमन कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में भी है, और ये दो मतलब Q अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये भी कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक। और ब्रैकेट में हमारे पास बच क्या जाएगा, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 2 कॉस थीटा। देखो
इसको कॉमन किया, देखो ये दोनों सेम है ना, तो कॉमन करके एक बार लिख दिया, और ये वाला cos थीटा ये वाला cos थीटा मिलके 2 cos थीटा कर दिया। ठीक, डायरेक्ट थोड़ा सा कर दिया। ठीक, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम सभी जानते हैं, देखो cos थीटा क्या होता है, पहले यहाँ से लिख देता हूँ, = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट में r² प्लस l² का होल स्क्वायर कर दिया। अब cos थीटा हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले लिख दिया 2 इंटू cos थीटा क्या होता है हमारे पास, cos थीटा होता है आधार बट्टे कड़। हम सभी जानते हैं cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बट्टे कड़। ठीक है, आधार बट्टे कड़ होता है। तो आप जाकर के देखिए त्रिभुज में आधार बट्टे कड़ देखना है हमें। ठीक है, तो आधार ये है, कड़ ये आपका, देखो कड़ दोनों के लिए समान है, ये भी यहाँ के लिए भी कड़ आपका यही रहेगा अंडर रूट में r² प्लस l², और यहाँ के लिए भी कड़ की वैल्यू यही रहेगी, और आधार भी दोनों सेम है, ये भी इसका भी आधार l है तो इसका भी आधार l है। ठीक है, तो हम दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बट्टे कड़, तो आधार है l और कड़ हमारे पास है अंडर रूट में r² प्लस l²। तो लिखा cos थीटा इक्वल टू आधार है हमारे पास l, और अपॉन में कड़ क्या है हमारे पास, कड़ है अंडर रूट में r² प्लस l²। तो cos थीटा के प्लेस पे हमको ये पुट करना है, तो cos थीटा के प्लेस पे हम लोग क्या लिख देंगे, l अपॉन अंडर रूट में r² प्लस l² कर देंगे। ठीक, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग लिखेंगे = इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये लिख दिया, और यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, इसको देखो Q को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से इस पूरे टर्म को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अंदर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे 2QL। देखो Q था 2 था L था, तो हम लोग 2QL कर दिया, और अपॉन में हमारे पास देखो, अपॉन में क्या दे रखा है, और अपॉन में हमारे पास देखो क्या दे रखा है, देखो यहाँ पर हमारे पास रूट में r² प्लस l² का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर हटाओगे रूट हट जाएगा आपका, तो ब्रैकेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ r² प्लस l² बचेगा। ठीक, और हमारे पास एक तो यहाँ पर देखो हमारे पास रूट में r² प्लस l² है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं r² प्लस l² की पावर में क्या लिख सकते हैं 1/2, रूट को हटाओगे 1/2 लग जाएगा, और इसका रूट क्यों हटा, क्योंकि इस पर स्क्वायर लग रखा था। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप सभी को नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं, P इक्वल टू हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, P इक्वल टू फॉर्मूला होता है द्विध्रुव के लिए 2QL हमारे पास क्या होता है, P इक्वल टू होता है, तो यहाँ पे 2QL के प्लेस पे हम लोग P रख देंगे द्विध्रुव के फॉर्मूले से। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, r² प्लस l²। देखो आधार समान है, इसकी पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, आधार समान है, घाते जुड़ जाएंगी। 1 + 1/2 करने पर क्या आता है हमारे पास 3/2 आता है, तो यहाँ से हमारे पास r² प्लस l² की पावर 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप लोग फिर से मैं आपको डायग्राम में लेकर के चलूँ, r और l को देखिएगा, r की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर r हमारे पास इतना बड़ा सा है, और इसकी कंपेयर में अगर हम लोग l को देखें तो l देखिए हमारे पास इसकी r की कंपेयर में क्या है, बहुत छोटा सा है। तो फिजिक्स में जो भी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है उसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, उसको हम लोग 0 के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं, सिंस r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू L से बहुत बड़ी है, L से बहुत बड़ी है, या फिर हम कह सकते हैं L की वैल्यू R से बहुत छोटी है, R हमारे पास L से बहुत बड़ा है, तो इस केस में हम लोग L को 0 रख देंगे, L = 0। तो यहाँ से हमारे पास E = क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से P अपॉन ये, इसको देखो L की वैल्यू हम लोग 0 रख देंगे, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा r² और पावर में 3/2 लगा हुआ है। L तो हमारे पास 0 हो गया, क्योंकि ये क्या है r की कंपेयर में बहुत कम है, तो उसको हमने 0 मान लिया। तो E = हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना, देखो स्क्वायर है हमारे पास, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में R की पावर, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 3 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया निरक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, अच्छी तरीके से करके जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। ये हमारे लिए किसके लिए है, ये हमारे निरक्षीय स्थिति के लिए है। ठीक है, दोनों ही डेरिवेशन आपके दोनों तैयार करके जाना है आपको, और दोनों एक समझ लोगे तो दोनों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी और आपसे वीडियो मिस नहीं होगी। आप इसको फिर से देख लीजिए, नहीं समझ में आता तो वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा लॉन्ग है, इसलिए 5 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ज़रूर से नोट कर लीजिएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।